हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राम गोपाल सिंह और आपका सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राम पर। तो हमारी एक सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th की, जिसमें आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ बजग्रोन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना, एक्सरसाइज 3.5 का इस चैप्टर का हमारा तीसरा मेथड है बजग्रोन विधि, जो आज हम बजग्रोन विधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए देखते हैं कैसे करते हैं। मैं लेट कर लेता हूँ। हमारे पास एक समीकरण युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2। हमारे पास ये समीकरण युग्म है, दो समीकरणों का एक समीकरण युग्म है। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का बजग्रोन विधि का यूज करेंगे। मैंने x y एंड 1, ठीक है ना, x वाले कोफिशिएंट, y एंड 1 हमारा कोई अचर पद होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, x के नीचे जो मुझे नंबर लेनी है तो x वाली छुपा लेंगे यहाँ से, नहीं पहला वाला अक्षर छुपा के चलेंगे x वाले टर्म से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे y वाले से। तो y वाले के साथ कोफिशिएंट क्या है, b1 है, इसके साथ b2। तो यहाँ पे लिख लेंगे b1 अपॉन में b1 b2 लिख लेंगे इस तरीके से, अपॉन में b1 b2। ठीक है, फिर उसके बाद अगला नंबर क्या है, c1 c2, c1 c2। इसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से होगी, a1 a2 से। यहाँ पर a1 a2 और इसके बाद फिर से आ जाता है हमारा b1 b2, यहीं पर आकर रुक जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट किया था b1 b2 से, b1 b2 पर ही रुक जाएंगे। ठीक है, x वाले को छुपाकर यहाँ से स्टार्ट करते हैं b1 से, b1 c1 a1 b1, फिर वहीं से आ जाते हैं b1 c1 a1 b1, ऐसे इसी का b2 c2 a2 b2, b2 c2 a2 b2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमारे यहीं पर आकर फिर रोक लेते हैं। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। मान लो एक्स वाले टर्म के मुझे लिखना है, एक्स के साथ वाला एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, इस तरीके से तीनों को लिख लेंगे। ठीक है, अब एक्स के नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे। ठीक है नी, इनकी क्रॉस। हाँ, ये याद रखेंगे, फर्स्ट टर्म से ऊपर वाले टर्म से स्टार्ट करेंगे। पहले b1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, c2 से करेंगे। तो b1 c2 यहाँ पर होता है फॉर्मूला में माइनस। ठीक है, फिर किसकी करेंगे, b2 की c1 से, b2 c1। बाई के लिए c1 की a2 से, c1 a2 माइनस होता है c2 की a1 से, c2 a1। और यहाँ पर a1 की b2 से, a1 b2 माइनस a2 की b1 से, a2 b। इस तरीके से इनको फिर x को एक बार इसके अचर वाले नंबर के साथ रख लेंगे, फिर y को एक बार इसके साथ रख लेंगे, y के साथ। तो ये इस तरीके से x y की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। तो ठीक है, ये मैंने अभी बजग्रोन विधि को कैसे यूज करना है वो बताया था। एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाओगे आप तो किस तरीके से इस बजग्रोन विधि से हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, क्वेश्चन ही करवाता हूँ एक्सरसाइज 3.5 के, देखेंगे। एक्सरसाइज 3.5 में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन 3.5 का पहला क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है पहले तो इनको चेक करना है कि किसका इन समीकरण युग्म में किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो पहले ये चेक करना होगा, फिर उसके बाद हम अगर किसी का अद्वितीय हल है तो उसको बजग्रोन विधि से आगे सोल्व करना है। अगर अद्वितीय हल नहीं है तो वहीं पर ही हम छोड़ देंगे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले पार्ट का ही पहला क्वेश्चन है। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है 3x माइनस के 9y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। ठीक है नी, ये दो इक्वेशन जो है इनको सोल्व पहले तो चेक करना है कि ये जो है अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे, इनके अद्वितीय हल निकलेंगे या कोई हल नहीं निकलेगा। पहले इसको चेक करना है। इनको चेक करने के लिए समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं इनको। ठीक है नी, तो इनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इन दोनों समीकरणों की क्या करेंगे, पहले तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे, देखो x के साथ जो नंबर होंगे वो a1 a2 मतलब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे।
तो एफ के साथ देखो वो क्या है, 1 है, तो ए वन की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, ठीक है नहीं। और ए टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 3। इस तरीके से वी वन की वैल्यू, माइनस का टर्म है तो माइनस के लेंगे, तो वी वन की वैल्यू कितनी आएगी, -3, और बी टू की वैल्यू इससे दूसरे वाले से -9। इस तरीके से ऊपर सी वन वाले ऊपर वाली क्वेश्चन से सी वन की वैल्यू -3 और इससे सी टू की वैल्यू -2। इस तरीके से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण नंबर a1x b1 c1 y की तुलना करेंगे तो a1 की 1 आ गई और b1 की -3 आ गई और c1 की भी -3 आ गई। यहाँ से दूसरी क्वेश्चन की करी, a2 की 3 और b2 की -9 और c2 की -2। ये हमारे पास समीकरण मिल जाती है। अब इसको अगर चेक करना है हमें कि इसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल है या अनेक रूप से हल है या कोई हल नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करना है हमें, a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। a1/a2 कितना है, a1 की 1, ये 3, फिर b1/b2 की निकालेंगे। b1/b2 कितना है, -3 है, ये -9 है, माइनस से माइनस, 3 से एक बार, 3 1 3 3 9, इससे क्या वैल्यू 1/3, b1/b2 की वैल्यू 1/3, फिर c1/c2 की निकालेंगे। c1 कितना है, -3, ये -2, माइनस से माइनस के आंसर कितना मिला, 3/2। तो इससे क्या मिलता है, a1/a2 और b1/b2 की तो सेम वैल्यू मिलती है, ठीक है नहीं, लेकिन c1/c2 की अलग मिलती है। तो इसका मतलब ये है हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। a1/a2 इक्वल तो मिलते हैं b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं मिलते किसके, c1/c2 के। तो इसका मतलब अगर ए हमारे पास सिर्फ ये दो वैल्यू सेम मिलती है, ये नहीं मिलती, तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये कैसे पता लगा है कि कोई हल और नहीं होगा, तो हम पीछे एक बता चुके हैं, अब पहले उस वीडियो में बताया था हमने। ये देखेंगे, अगर हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों वैल्यू अगर इक्वल मिलती हैं, तो इसका मतलब ये है इसके, इस समीकरण युग्म के या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर हमारे पास क्या मिलता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, सिर्फ क्या मिलते हैं, स्टार्टिंग के दो इक्वल मिल जाते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 मिलता है। तो क्या होता है, हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 मिल जाता है। तो हमारे पास इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल फर्स्ट कंडीशन हमारी ये थी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 मिल जाता है, तो इसके आप अपरिमित रूप से निकाल होंगे। सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये है, देखेंगे, फिर जब ये मिल जाता है तब हमारे पास क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब ये है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, सेकंड थर्ड कंडीशन ये a1/a2 नॉट इक्वल टू मिल जाते हैं b1/b2, मतलब कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होते हैं, तो इसका मतलब इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। इनका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा।
और हमें क्या करना है, उसमें सवाल बोला है अगर कंडीशन अद्वितीय हल वाली आती है तब तो आगे इस क्वेश्चन को बजगुण विधि से आगे सोल्व करना है। तो कंडीशन कौन सी आई है, कोई हल नहीं होगा तो यहीं पर ही रोक देंगे इसको, जब इसका कोई हल नहीं होगा तो ठीक है ना। अगर कोई अद्वितीय हल वाली कंडीशन आती तो आगे इसको बजगुण विधि लगाकर सोल्व करते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बनती है क्या, ठीक है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम सीखेंगे बजगुण विधि क्या होती है अगर उसमें अद्वितीय हल वाली कंडीशन बनती है तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, इनको चेक करना है। पहले तो कंडीशन क्या बनती है, तो चेक करने के लिए इसके इक्वेशन के इज इक्वल टू में 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें समीकरण की तुलना देखो किससे करनी पड़ेगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसमें इक्वेशन में क्या है, बराबर में 0, तो इसको भी इसी फॉर्मेट में बनाना होगा। तो 2x प्लस वाई 0 बनाने के लिए वाला नंबर इसी साइड ले जाते हैं, प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस के बाद इज इक्वल टू 0। ऐसे ही इसको बना लेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 8 इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब मान लेंगे 1 एंड 2। समीकरण नंबर 1 की तुलना इससे कर देंगे। समीकरण नंबर 1 की इस a1x प्लस b1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण नंबर 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखेंगे a1 की वैल्यू क्या आती है, a1 की वैल्यू 2 आती है, b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू माइनस के 5 है। यहाँ से a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू माइनस के 8, ठीक है। ये हमारे पास सब वैल्यू मिल जाती है। पहले चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 अपॉन a2 क्या है, 2 अपॉन 3। फिर b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो 1 अपॉन 2। फिर c1 अपॉन c2 निकालेंगे, माइनस के 5 अपॉन माइनस के 8 माइनस से माइनस 5 अपॉन 8। देखो क्या मिलता है, तीनों वैल्यू अलग अलग है। मतलब कि a1 अपॉन a2 कंडीशन हमें ये मिलती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू अलग अलग है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, ठीक है नहीं, इसके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे तो अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अद्वितीय हल होंगे, ठीक है, कंडीशन मिली है अद्वितीय हल की, तो अब हम बज्रगुणन विधि लगाकर क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो इतना मैं नीचे वाला रफ करके बज्रगुणन विधि देखो कैसे लगाता हूँ, क्योंकि उसमें इतना प्रोसेस तो करनी है, a1 b1 c1 इनकी वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है नहीं। ये वाले मैं कंडीशन नीचे वाले मिटा रहा हूँ। इसमें देखो बज्रगुणन विधि कैसे लगाते हैं। लगाने के लिए पहले क्या x लिख लेते हैं, ठीक है, y x y एंड 1 लिख लेते हैं। x y 1 लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया था x वाली छिपाकर यहाँ से स्टार्ट करते हैं y वाले नंबर से, मतलब कि b1 अपॉन b2 से, ठीक है नहीं। यहाँ तक लिखो, यहाँ से स्टार्ट कर लो b1 अपॉन b2 से। तो b1 b2 c1 c2, ठीक है, और उसके बाद a1 a2 और b1 b2, ये मैंने फॉर्मूले में लिखवाया था पीछे, ठीक है। अभी तो उसमें यहाँ से स्टार्ट किया मैंने b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फिर a1 अपॉन a2 एंड फिर b1 अपॉन b2, इनको रखना है। अब इनकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है नहीं। इधर देखेंगे x वाला नंबर था, x वाले के साथ b1 b2 क्या है 1 एंड 2, यहाँ पर 1 2 ले लेंगे। फिर c1 c2 क्या माइनस के 5 माइनस के 8, यहाँ पर y है, यहाँ पर 1 है। फिर क्या a1 a2 मतलब कि 2 एंड 3, यहाँ पर 2 3 ले लेंगे। फिर b1 b2 1 और 2, इस तरीके से ये नंबर लिख लिया हमने। फिर से x अपॉन में करके y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, तीनों के अपॉन में करके लिख लेंगे, ठीक है। मैं बड़ा लिखा जाएगा, थोड़ा स्टार्टिंग से लिखते हैं इधर से, देखेंगे
एक्स वाई एंड 1 लिखा, सबके अपॉन में लगा देंगे m इक्वल टू का साइन, इनकी आपस में इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का बल्कि किससे करेंगे, 8 से, माइनस का 8 है तो माइनस का 8 आ जाएगा, 8 ही कम 8 और माइनस का 8, 2 की कितने, यहाँ पे देखो फॉर्मूले में माइनस होता है, पहले से माइनस लगा लो। अब 2 की 5 से करेंगे, 2 5 10, माइनस है तो माइनस का 10 आएगा, लेकिन इस माइनस से क्या प्लस हो जाएगा, प्लस के 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, 5 की 3 से, 5 3 15, माइनस है तो माइनस के 15, फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस होता है, माइनस 8 की 2 से, 8 दूनी 16 है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 की 2 से, 2 दूनी 4, माइनस होता है, 3 की 1 से, 3 कम 3। अब देखेंगे x माइनस के 8 प्लस के 10 मतलब घट जाएंगे, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, y 16 में से माइनस के 15 घटाएंगे 1 बचेगा, इज इक्वल टू 1, और 4 में से 3 गया 1। एक बार इस वाले नंबर को, जो लास्ट वाला अचर वाला नंबर है, एक बार x के साथ रखेंगे, एक बार y के साथ रखेंगे। तो पहले हमें x के साथ ले रहे हैं, सही नहीं, तो x अपॉन लिखेंगे यहाँ पर x के साथ लेने पर, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 ही बनेगा। ठीक है नहीं, और 2 यहाँ पर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई पहुंचे, तो x बराबर हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2। अब y के साथ लेने पर, जो अचर वाला नंबर है हम उसको y के साथ लेंगे। y वाला नंबर क्या है, y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, सब मतलब 1 उधर मल्टीप्लाई पहुंचेगा, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमें अद्वितीय हल इनके मिल जाते हैं, x बराबर 2 और पाई बराबर 1। ठीक है, बज्रन विधि का यूज करके इतनी सिंपल फॉर्म होती है हमारी, देखो कितनी आसान तरीके से सोल्व हो गया बज्रन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरे पार्ट में बोल रखा है 3x माइनस के 5y, 3x माइनस 5y बराबर 20 एंड 6x माइनस के 10y, 6x माइनस के 10y बराबर 40। ये क्वेश्चन दे रखी है, पहले इसको क्या करेंगे, बराबर 0 में बनाएंगे, 3x माइनस के 5y माइनस के 20 बराबर 0, ऐसे इसको 6x माइनस के 10y माइनस के 40 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 एंड 2, इन दोनों की तुलना किससे कर देंगे, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, इनसे कर देंगे, तो a1 की वैल्यू मिलेगी 3, b1 की वैल्यू माइनस के 5। ठीक है, माइनस के 5, c1 की वैल्यू माइनस के 20। यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं 3 माइनस के 5 माइनस के, यहाँ से a2 की निकालेंगे, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू माइनस के 10 और c2 की वैल्यू माइनस के 40। ये वैल्यू मिल गई। चेक करेंगे अब इनको, a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो 3 अपॉन 6, 3 से 3 कम 3 दूनी 6, कितना मिला 1/2, ऐसे b1 अपॉन b2 माइनस के 5 बटे माइनस के 10, माइनस से माइनस 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2, ऐसे c1 अपॉन c2 माइनस के 20 अपॉन माइनस के 40, माइनस से माइनस 20 कम 20 दूनी 40, 1/2। सबके आंसर क्या आते हैं, 1/2, 1/2, 1/2। मतलब क्या मिली कंडीशन, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है नहीं, कंडीशन ये मिलती है इसमें कि तीनों क्या आप बराबर आते हैं। इसका मतलब मैंने क्या बताया, जब तीनों बराबर होते तो इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल वाली कंडीशन नहीं मिलती तो हम इसको यहीं पर रोक देंगे, क्योंकि उसने कंडीशन बोली है कि अगर अद्वितीय हल होता है तो बज्रन विधि से हम आगे सोल्व कर सकते हैं। अब नहीं कर, जब नहीं मिलती अद्वितीय वाली कंडीशन तो इसको यहीं रोक देंगे,
ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि हमें क्वेश्चन जो सोल्व करना था अद्वितीय हल की स्थिति में कंडीशन मिलती है अद्वितीय हल वाली, तब आगे सोल्व करना है, अदरवाइज यहीं पर रोक देंगे। फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है अब ये x माइनस 3y माइनस के साथ x माइनस 3y माइनस के साथ बराबर 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस के 15 बराबर 0। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, इनमें ऑलरेडी इक्वल टू 0 है, तो 1 एंड 2 इसको मान लेंगे। समीकरण की तुलना करके a1 और b1 c1 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है नहीं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन होती है, इनसे हम तुलना करते हैं तो क्या मिलती है, a1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1 और b1 की वैल्यू माइनस के 3 एंड c1 की वैल्यू माइनस के 7, ठीक है नहीं, 1 माइनस के 3 माइनस 7। a2 की वैल्यू 3 मिल जाएगी और bt की वैल्यू माइनस के 3 और c2 की वैल्यू माइनस के 15। कंडीशन चेक करेंगे पहले, a1 अपॉन a2 देखेंगे तो 1 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो माइनस के 3 अपॉन माइनस के 3, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, तो हमारे पास ये 1 अपॉन 1 ही मिलता है, ठीक है नहीं, 1 मिलता है इस तरीके से। और c1 अपॉन c2 माइनस के 7 बटे माइनस के 15, माइनस से माइनस मतलब कि 7 बटे 15 बनता है इससे। तीनों वैल्यू अलग अलग मिली है, नॉट इक्वल है, तो a1 अपॉन b1 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका मतलब इसका कौन सी कंडीशन है, इसके अद्वितीय हल होंगे, इसके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे तो क्या करते हैं, फिर हम वही प्रोसेस लगाएंगे बज्रगुणन विधि का और आगे सॉल्व करेंगे। बज्रगुणन विधि का प्रोसेस क्या रहता है, पहले लिख लेते हैं x y एंड 1, ठीक है नहीं, x y 1 लिख लिए। अब x के लिए नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया b1 b2 से, ठीक है नहीं। b1 b2 उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के 3 माइनस के 3, यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे माइनस के 3 माइनस के, फिर उसके बाद c1 c2 वाली माइनस के 7 माइनस के 15, फिर शुरू से 1 a1 a2 वाली 1 और 3 और b1 b2 के फिर से माइनस के 3 और माइनस के 3, इस तरीके से नंबर उतार लिए। फिर से दोबारा लिखेंगे x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 15 होगी, माइनस के 3 माइनस के 15, 15 तिया 45 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 तिया 45, फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस होता है, 3 सत्ते 21, दोनों में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21 ही लिख देंगे। बाई के लिए 7 की 3 से करेंगे 7 तिया 21, लेकिन माइनस है तो माइनस के 21, फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस होता है, माइनस के 15 और 1 की होगी 15 कम 15, माइनस का तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 15, 1 की 3 से होगी 3 कम 3 माइनस के 3, माइनस फॉर्मूले में होता है यहाँ, 3 की 3 से होगी 3 तिया 9 प्लस का हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस यहाँ पर 1 3 तिया 9, ये मिल गई। देखेंगे x 45 में से 21 घटाएंगे तो 4, 5 में से 4, 4 में 2 24 बचा, और 15 में से 21 माइनस के 21 और प्लस के 15, तो यहाँ पर माइनस के 6 बचेंगे, और 1 अपॉन 9 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 6 बचेगा। एक बार x के साथ ले लेंगे, एक बार y के साथ ले लेंगे। x के साथ लेने पर क्या मिलता है देखेंगे, x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, 24 डिवाइड में कहाँ ऊपर मल्टीपल में पहुँच जाएगा, 24 ऊपर पहुँचेगा 6 से कितनी बार 4 बार, 6 चौक 24, x बराबर कितना आएगा हमारा 4। इस तरीके से y के साथ लेंगे, y के साथ क्या नंबर y अपॉन माइनस के 6 बराबर 1 बटे 6, ठीक है नहीं, 6 से 6 नीचे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का उधर माइनस पहुंचेगा तो माइनस के y बराबर क्या आएगा माइनस। इस तरीके से इनके बज्रगुणन विधि से x y की वैल्यू मिल जाती है, मतलब अद्वितीय हल निकल जाते हैं, x बराबर 4 y बराबर -1। तो आई होप आपको बज्रगुणन विधि और इनके जो कंडीशन कैसे निकालते हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैंने बज्रगुणन विधि के अच्छे से बताया है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा और बहुत आसानी लगने लगी होगी अब आपको ये विधि उन दोनों विधियों से, प्रतिस्थापन एंड विलोपन विधि से। तो हमारा यहाँ पर ये विलोपन विधि का टॉपिक खत्म हो जाता है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पहले क्वेश्चन के पार्ट खत्म हुए, अभी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेकर आते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, और हमसे बने रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।